हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार मूवी जिसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स, जो कि सन 1986 में आई थी। इस मूवी की कहानी एक 16 साल के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसके अंदर काम वासना कूट कूट कर भरी होती है और यह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था जिसके घर में मेल नौकरों से ज्यादा फीमेल वर्कर्स काम करती थी, जिनके साथ इसने कई कारनामे किए और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए इसने अपनी मौसी और अपनी बड़ी बहन तक को नहीं छोड़ा। तो अगर आप इसके कारनामों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही होने वाला है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक 16 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रोजर। रोजर समर वेकेशन में अपनी बोर्डिंग स्कूल से घर लौट रहा था, जिसे लेने के लिए उसकी माँ ने घर की एक मेड मैडम लपीते को घोड़ा गाड़ी लेकर भेजा था। घोड़ा गाड़ी में अच्छी सस्पेंशन न होने की वजह से मिसेस लपीते के पपीते काफी उछल रहे थे, जिन्हें देखकर रोजर का छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिसेस लपीते भी रोजर की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और ऐसे ही पपीतों का नजारा लेते हुए रोजर अपने घर पहुंचता है, जहां उसके फैमिली मेंबर्स उसका स्वागत करते हैं। तभी रोजर की माँ की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वह पूछती है कि तुम्हारे पैंट में ये दाग कैसा। दरअसल मिस लपीते के पपीते को ताड़ने की वजह से रोजर के छोटे चेतन ने जवाब दे दिया था। वहीं पर खड़ी रोजर की मासी मार्गरेट बीच बचाव करते हुए कहती है कि अरे जाने भी दो, इस उम्र में यह सब होता रहता है, और वह खुद अपने हाथों से रोजर के पैंट में लगी रबड़ी को साफ करने लगती है। आगे देखते हैं कि रोजर की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है बर्था और इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बर्था उसे बगीचों की सैर कराने के लिए लेकर जाती है, जहां उसकी मुलाकात मैडम लपीते से होती है। तभी मैडम लपीते को अचानक बहुत तेज से सूसू लग जाती है और वह रोजर के सामने ही खड़े खड़े पौधे को पानी देने लग जाती है और रोजर मन ही मन सोचता है वाह क्या सीन है। अब रोजर अपने ख्यालों में खोया हुआ बगीचे में टहल रहा होता है कि तभी अचानक लड़खड़ा कर एक झाड़ी के पास गिर जाता है और उसे एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी ही घर की एक मेड उर्सुला एक अनजान मर्द के साथ जंगल में मंगल करने में बिजी होती है। उर्सुला रोजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। रोजर यह देखकर घबरा जाता है और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग लेता है। रात को रोजर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहा होता है और उर्सुला को ताड़ रहा होता है। तभी रोजर की माँ उसे देख लेती है। एक्चुअली उसकी माँ डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और बात बात पर रोजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रोजर अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर देखने पर उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि घर की ही एक मेड जिसका नाम हेलेन है एक दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा होता है। और यह सब करने के बाद हेलेन अपने कपड़े को ठीक करते हुए वहां से चली जाती है और रोजर किसी तरह अपने छोटे चेतन को संभालते हुए अपने बेड पर चला जाता है। वहीं पर उसे बर्था दिखाई देती है जो कि उसे डराने के लिए बेड पर छुपी हुई थी और वह दोनों अपनी मौसी मार्गरेट के बारे में बात करने लग जाते हैं। बर्था बताती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी भी एक वर्जिन है। रोजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। बर्था कहती है कि मुझे हेलेन ने बताया था, वह हमारे घर की एक मेड है। रोजर पूछता है कि हमारी मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बर्था कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। अगले सुबह बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहां उनके घर की सारी मेड्स नहाने के लिए आती थी। उर्सुला और बाकी के मेड्स नदी किनारे आपस में पंचायत कर रही होती हैं और रोजर और बर्था एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी नदी के दूसरे किनारे से 3 आदमी गुजर रहे होते हैं। ये तीनों भी रोजर के घर पर ही काम करते हैं और फिर इन लेडीजों को छेड़ने के लिए ये तीनों नदी में धार मारते हुए अपने अपने औजारों को दिखाने लगते हैं। लेकिन उर्सुला भी कम नहीं थी, वह भी जोश में आ जाती है और अपना तबला इन तीनों को दिखा देती है, जिसे देखकर इन तीनों का दिन बन जाता है। यह सारा कार्यक्रम रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिशा अपने पापा के साथ घर आती है, जिसका घर के सभी लोग बड़े प्यार से स्वागत कर रहे होते हैं और एलिशा भी गले मिलकर सभी को ग्रीट करती है। लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो उसे वह हाय हेलो कहकर ही अंदर चली जाती है। रोजर अपने साथ हुए इस भेदभाव को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। रोजर की निराशा बर्था समझ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए उसे एक चर्च में लेकर जाती है, जहां पर दोनों छत के ऊपर छुपकर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। यहाँ पर इनकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपने पाप को कन्फेस करने आई होती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पादरी पूछता है कैसा पाप, मुझे खुलकर बताओ। मार्गरेट कहती है कि मेरा नेफ्यू कुछ दिन पहले ही स्कूल से समर वेकेशन पर घर आया है और जब से मैंने उसे देखा है मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ और कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। यहाँ पर मार्गरेट की पूरी बात सुनने से पहले ही पादरी सो जाता है, लेकिन यह सारी बातें छत के ऊपर छुपा हुआ रोजर बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कोई तो है जो उसके बारे में सोचता है और इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पादरी के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका भांडा फूट जाता
है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर की माँ को इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि आप ही बताइए कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। पादरी कहता है कि इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगने चाहिए। रोजर की माँ को भी यह आइडिया पसंद आ जाता है और वह मार्गरेट के हाथ में कोड़े थमाते हुए कहती है कि यह काम तुम ही करो। मार्गरेट पहले तो मना करती है, लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने पर पूरी ताकत के साथ रोजर के पिछवाड़े पर फटके जड़ देती है। ये सारा कार्यक्रम उर्सुला और बर्था घर के बाहर से देख रहे होते हैं और जब रोजर को फटके पड़ ही रहे होते हैं कि तभी एलिसा का फियांसे रोनाल्ड वहां पहुंचता है और यह सब देखकर मन ही मन हंसने लगता है। अब रोजर रात में बेड पर उल्टा लेटा हुआ होता है क्योंकि फटके पड़ने की वजह से उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि उसका वजन उठा सके। फिर तभी उसी रूम के बाहर फिर से बर्तन की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वह लपक कर रूम के बाहर झांकता है और देखता है कि इस बार भी हेलेन का पीछे से कोई तबला बजा रहा होता है। पूरी मूवी में अफसोस की बात यह थी कि हमें यह बताया ही नहीं गया कि आखिर यह मिस्टर इंडिया था कौन। खैर, रोजर देखता है कि इस बार उसके साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस नजारे का पूरा लुत्फ उठा रहे होते हैं। दोस्तों, मिस्टर फ्रैंक रोजर के पिता का फ्रेंड होता है जो इन्हीं के मेंशन में रहता है। तभी वहां पर घर की मेड उर्सुला आ जाती है और रोजर से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में आयोडेक्स लगा सकती हूँ। रोजर कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? और पूछता है कि हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो हेलेन मुझे किसी के साथ अपना तबला बजवाते हुए दिखाई देती है। क्या तुम्हें पता है कि वह मिस्टर इंडिया कौन है? उर्सुला कहती है कि यह मेड की तो हर रात की कहानी है और किसी को भी यह नहीं पता कि वह आदमी कौन है, और वह वहां से चली जाती है। रोजर सोच में पड़ जाता है कि साला सभी अपनी गाड़ी यहाँ तेजी से दौड़ा रहे हैं, बस मेरा ही जुगाड़ नहीं बन पा रहा। तभी उसे याद आता है कि हेलेन की फिल्म को मिस्टर फ्रैंक भी तो छुप कर देख रहे थे, उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। रोजर मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके रूम में जाता है जहाँ मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट पर हाथ डाले हुए अपने दूरबीन से चांद सितारों का मुआयना कर रहे थे। रोजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से चांद सितारे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जमीन पर 2 आत्माओं का मिलन दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि साला फ्रैंक तो उससे भी बड़ा ठरकी है। रोजर इसी सोच में डूबा रहता है कि तभी उसे टेबल पर पड़ी एक किताब मिलती है। इस किताब में सविता भाभी और मस्तराम की दिलचस्प कहानियां लिखी हुई होती हैं और वह जल्दी से उस किताब को अपने पैंट में डालकर वहां से निकल लेता है। जब वह अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ गुटुरुगु की आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजे के एक होल से झांक कर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एलिसा का फियांसी रोलैंड उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रोजर रोलैंड से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोलैंड इस मौके को न गवाते हुए रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर घोड़े के अस्तबल पर छुपकर सरिता भाभी की कहानियां पढ़ते हुए अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। फिर तभी एक सर्वेंट वहां आ जाता है और रोजर उसे देखकर एक कोने में छुप जाता है और अब हेलेन भी मुर्गियों को दाना डालने के लिए वहां पर आ जाती है। वह सर्वेंट हेलेन को अपनी बातों में उलझाकर उसे खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलेन का तबला बजाने लग जाता है। तभी हेलेन की नजर रोजर पर पड़ती है और वह उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन जब रोजर हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो हेलेन उसे रोकते हुए कहती है, नहीं साहब, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलेन को भी सर्वेंट से बैंड बजवा के मजा आ रहा था। अब रोजर को भी शक हो जाता है और जब तक उसे पता चलता है कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है तब तक सर्वेंट बाबू अपना काम कर चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं रोजर अपनी बहन एलिसा और रोलैंड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी रोलैंड उसे कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ करो, लेकिन रोजर उसे मना कर देता है। रोलैंड को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि कल रात यह ठरकी आपके कमरे के बाहर ताका झांकी कर रहा था। रोजर की माँ यह सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और रोलैंड से कहती है कि मैंने अपनी सारी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर पता नहीं इस लड़के को यह सब ज्ञान कौन दे रहा है। वह तुरंत रोजर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर जाने से पहले रोजर मौका देखकर सविता भाभी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से चेंज कर देता है और फिर बाहर से छुपकर एलिसा को वह किताब पढ़ते हुए देखता है। उस किताब में बने फोटोज को देखकर एलिसा के मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं। इधर रोजर का छोटा चेतन अपनी पैंट से बाहर निकलने के लिए मचल रहा था, जिसे शांत कराने के लिए वह सीधे उर्सुला के पास जाता है जो कि किचन में अपना काम कर रही होती है। रोजर लपक के उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है, मगर उर्सुला को लगता है कि किसी सर्वेंट ने उसे पकड़ा है, इसलिए वह अपने आप को डिफेंड करते हुए रोजर के सर पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रोजर को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। उर्सुला देखती है कि अरे यह तो अपना रोजर है। वह भी रोजर को अपने साथ घापाघप करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है, लेकिन तभी एक मोटी सी मेड वहां पर आ जाती है और रोजर अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। रोजर का छोटा चेतन अब काबू से बाहर होने लगा था क्योंकि उसके सामने खाना तो था लेकिन वह खा नहीं पा रहा था।
फिर तभी उसे मैडम लपीते दिखाई देती हैं, जिसके पपीते को देखकर उसने घोड़ा गाड़ी में अपनी आंखें सेकी थी। वह सोचता है कि किसी और के साथ हो या ना हो, लेकिन मैडम लपीते अपने पपीते मुझे जरूर खिलाएंगी। वह दौड़कर मैडम लपीते के पास जाता है और जाते ही उसे पीछे से पकड़कर दनादन अपनी घोड़ा गाड़ी चढ़ाने लगता है। मैडम लपीते भी ऊपर ऊपर से इस बात का विरोध करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मजे ले रही होती हैं। तभी एक डाकिया वहां पर चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है कि जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है। यह सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और एक बार फिर से रोजर के छोटे चेतन की प्यास अधूरी रह जाती है, क्योंकि अगले ही दिन उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था। तो रोजर की फैमिली भी पार्टी सार्टी करने लग जाती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है कि मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अस्थमा है। रोजर को जब यह बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सारी औरतें अकेली रहेंगी, तो वह अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया करने लग जाता है और रोजर सभी के जाने का इंतजार करने लगता है। पर उस टाइम में फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था कि जब भी कोई जंग होती तो उसमें जाने से पहले सारे मर्द अपने अपने पार्टनर के साथ घर के बाहर जंगल में मंगल किया करते थे। आज की रात भी वही रात थी, सब जंगल में मंगल कर रहे थे और अपना रोजर भी सबको एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह सारे मर्द युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले रोजर उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। उर्सुला को पहले से ही रोजर से लगाव था, वह भी खुद को उसके हवाले कर देती है। रोजर बिना टाइम गवाए बड़ी शिद्दत से उर्सुला की अनबॉक्सिंग करने लग जाता है, बट उर्सुला ने काफी कॉम्प्लिकेटेड कपड़े पहने होते हैं और वह अनबॉक्सिंग नहीं कर पाता। लेकिन बाद में पूरी रात दोनों पलंग तोड़ते नजर आते हैं। अगले दिन बर्था रोजर से कहती है कि हमारी माँ पादरी से कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो चलकर देखते हैं कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरे हस्बैंड रात को मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में घपाघप करते हैं और मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही हूँ। पादरी कहता है कि जैसे किसान अपने खेत में कुछ भी उगा सकता है, उसी तरह तुम्हारे पति का तुम पर पूरा अधिकार है, वह किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है, इसे पाप नहीं कहा जा सकता। अगले सीन में हम रोजर के घर की एक मेड केट को नदी किनारे बैठे हुए देखते हैं। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वहीं नदी के किनारे उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी, वह अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं के साथ संभोग करने का प्लान बनाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि रोजर के पापा कुछ दिनों के लिए जंग से वापस आए थे। दरअसल वह एक कर्नल थे और कभी भी अपने घर आ जा सकते थे। रात में रोजर की नजर अपनी मासी मार्गरेट और केट पर पड़ती है, जो उसके पेरेंट्स के रूम के बाहर छिपकर इनका लाइव मैच देख रहे होती हैं। रोजर को अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द तो युद्ध लड़ने गए हुए थे। वह बेधड़क अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है, जहां उसके पेरेंट्स एक रोल प्ले कर रहे थे। वह रोजर को अपने कमरे में देखकर बौखला जाते हैं और डांटते हुए उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मार्गरेट सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, पर तभी उसे अपने बिस्तर पर रोजर लेटा हुआ दिखाई देता है। रोजर अपनी आंट मार्गरेट से कहता है कि मुझे पता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। पहले तो मार्गरेट मना करती है, पर थोड़ी देर चुम्मी चाटी के बाद वह खुद को रोक नहीं पाती और दोनों संभोग में लिप्त हो जाते हैं। इधर हेलेन फिर से चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के सामने आती है, बट इस बार मिस्टर इंडिया वहां से गायब था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग लड़ने गए हुए थे। अब कोई और चारा न होने की वजह से हेलेन सीधा रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर उससे पूछता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पर यहाँ क्यों आती हो। हेलेन कहती है मैं तो सिर्फ चाय नाश्ता देने के लिए आती हूँ, और फिर वह वहां से जाने लगती है। तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाने लग जाता है। हेलेन को भी काफी मजा आ रहा होता है, क्योंकि वह आई भी इसीलिए होती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि बर्था और रोजर बगीचे में बैठे हुए होते हैं। तभी बर्था कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रोजर देखता है कि यह तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी। वह बर्था के इशारे समझ चुका था और तुरंत एलिसा के पास पहुंचता है, जो कि घोड़ों को घास डाल रही थी। रोजर एलिसा को भी अपने जाल में फंसा लेता है। पहले तो एलिसा इसका जमकर विरोध करती है, बट सविता भाभी की कहानियां पढ़ने की वजह से वह खुद को रोक नहीं पाती और दोनों घोड़े के सामने ही घपाघप करने लग जाते हैं। अब रोजर की निकल पड़ी थी। घर की लगभग सारी औरतें लाइन लगाकर रोजर के कमरे में आती जाती और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती। कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेड को भी शांत करवा देता था। एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनकर रोजर का माथा सनक जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठकर घर वापस लौट रहा होता है। दरअसल युद्ध खत्म हो चुके थे और सारे मर्द वापस आ चुके थे। रोजर अब सोच में पड़ जाता है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और अब कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी उसके पास आकर यह बात कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। रोजर सोचने लग जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय नहीं निकाला गया, मेरा तो भांडा फूट जाएगा और मेरी खड़ूस माँ पूरे गांव के सामने मुझे उल्टा लटकाकर मेरे छोटे चेतन का सर कलम करवा देगी। वह लाल रंग का नेल पॉलिश लेकर एलिसा के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज रोलैंड को सेड्यूस करो और जैसे तैसे उसके साथ आज इंटीमेट हो जाओ। और फिर रोजर फटाफट से एलिसा के बेड पर रेड नेल पॉलिश लगा देता है, जिससे रोलैंड को लगे कि एलिसा अभी तक एक वर्जिन है।
इसके बाद वह अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और कहता है कि आप प्लीज मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वह आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखेंगे। इसके बाद वह उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला ने पहले से ही किसी के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ होता है और अब तीनों लेडीज की एक साथ ही शादी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि मर्दों की गैर मौजूदगी में रोजर ने क्या गुल खिलाए हैं। इन सभी की सुहागरात की रात रोजर हेलन के साथ पूरी शिद्दत के साथ घपाघप करता है। फिर कुछ दिन बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वह अपने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी हेलन वहां आती है और उसे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी एक हस्बैंड का इंतजाम कर दूंगा। हेलन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो इस घर के कई मेंबर्स ने अपने कमरे में खींचकर मेरा तबला बजाया है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। इसके बाद रोजर अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए रवाना हो जाता है और दोस्तों मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स की पूरी कहानी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना